वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश का बजट पेश हो गया। 12 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स छूट की एक सरप्राइजिंग राहत भी मिल गई। फिर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में 57 महीनों बाद रेट कट की घोषणा हुई। कुल मिलाकर इस फरवरी महीने में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कई बड़ी चीजें हुई जो स्लो हो रही इकोनॉमी को पुश करने और मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए जरूरी थी। लेकिन सवाल है कि क्या देश की इकोनॉमी में योगदान देने वाले सेक्टर्स की समस्याएं इस बजट के बाद कुछ कम होती नजर आ रही हैं या अभी भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए जीएसटी से लेकर एमएसएमई और फार्मिंग से लेकर डिसइन्वेस्टमेंट तक हम इकोनॉमी के 10 बड़े सेक्टर्स का लेखा जोखा लेकर आए हैं। इससे समझेंगे कि सेक्टर्स में किन सुधारों की गुंजाइश है जिस पर अमल करके अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बात की शुरुआत जीएसटी से करते हैं। अमल खराब हो तो अच्छे इरादे पर पानी फिर जाता है। 8 साल बाद भी देश की जीएसटी दुनिया के उन कुछ जीएसटी में से एक है जिसमें कई स्लैब हैं। बढ़ती जटिलता है, गलत वर्गीकरण है और पूरी बेईमानी के लिए पूरी गुंजाइश है। फिलहाल जीएसटी में 5 स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबवनेस जीएसटी दाखिल करते समय कई जटिलताओं को सहज करने की जरूरत बताते हैं। वे कहते हैं, लोगों को उम्मीद है कि दरें कम होंगी, लेकिन जीएसटी कमाई का जरिया है, इसलिए सरकार बदलाव की जल्दबाजी के मूड में नहीं होगी। कई तरह के स्लैब से उलझन और पेचीदगी बढ़ रही है, इसलिए बेहद जरूरी है कि सरकार जीएसटी को तर्कसंगत बनाए और रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब सरकार को खेती की गांठें खोलनी होगी। आज देश की 43% आबादी कृषि यानी पशुपालन, मत्स्य पालन और बागवानी पर निर्भर है और ये क्षेत्र देश के जीडीपी का 17% है। पिछले 25 सालों में कृषि 3.3 से 3.5% की दर से बढ़ी है, जबकि जीडीपी में करीब 6.5% की वृद्धि हुई। इसे हासिल करने के लिए भी देश की जीडीपी का करीब 2% सब्सिडी में खर्च करता है। हालात पहले की तरह ही हैं। ऐसे में कई नीति निर्माताओं का मानना है कि किसानों को निजी पूंजी की ओर धकेलना शायद थोड़ी जल्दबाजी थी। संक्षेप में कहें तो ज्यादा फोकस वाले नजरिए की जरूरत है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनमें सबसे पहला 6,639 कृषि उपज बाजार समिति यानी एपीएमसी मंडियों के कानून में सुधार है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए सक्षम तंत्र बनाने, निजी मंडियों के लिए इंफ्रा को मजबूत करने के लिए नीतियों की जरूरत है। इनके जरिए कृषि की जकड़न दूर की जा सकती है। सबसे पहले तो एपीएमसी मंडियों में जुड़े कानूनों में सुधार की जरूरत है। इसके बाद ही बाकी सुधारों के जरिए कृषि की वृद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। एमएसएमई के लिए अब नियमों का मकड़जाल हटाने की जरूरत है। बजट में कई आयात पर शुल्क हटा दिए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली लिथियम बैटरियों के निर्माण के लिए जरूरी मशीनरी और साजो सामान शामिल है। लेकिन बाकी उद्योगों के लिए पुरानी नीतियां कायम हैं, जिसका असर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा और निर्यात की क्षमताओं पर पड़ेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि कोई भी देश संरक्षणवादी आयात व्यवस्था को बनाए रखकर मैन्युफैक्चरिंग को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे सकता। मैन्युफैक्चरिंग के लिए अक्सर निश्चित कच्चे माल का आयात करने की जरूरत होती है, लेकिन एमएसएमई क्षेत्रों के लिए जरूरी इनपुट पर ऊंचे आयात शुल्क, एंटी डंपिंग शुल्क और सुरक्षा शुल्क से लागतें बढ़ जाती हैं, जिससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग महंगी हो जाती है और निर्यात सिमट जाता है। दूसरा मुद्दा कारोबारी मुश्किलात का है। 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले एमएसएमई के लिए 500 से 900 नियम कायदे हैं, जिसकी लागत प्रतिवर्ष 12 से 18 लाख रुपए आती है। जन विश्वास विधेयक 1.0 ने जेल के 113 प्रावधानों को खत्म करके अच्छा कदम उठाया और आने वाले 2.0 संस्करण का लक्ष्य 100 और नियम कायदों को अपराध मुक्त बनाना है, लेकिन ये काफी नहीं है। छोटे उद्योगों की क्षमताएं और कामकाज के दायरे वैसे भी सीमित हैं, इसलिए बहुत ज्यादा नियम कायदों के झंझट झमेले उनके लिए काम शुरू करने, टिकने और आगे बढ़ने में रोड़ा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि सरकार का कारोबार में बने रहने का कोई काम नहीं है, लेकिन पीएसयूज को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में देने की योजनाएं कम से कम अभी खरी उतरती नहीं दिखाई देती।
इसके बजाय केंद्र सरकार बीमार सरकारी उद्योगों में और पैसा उड़ेलती जा रही है। 4 साल पहले फरवरी 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश किया था, तो विनिवेश को लेकर आशावादी माहौल था। कई सारी कंपनियों में विनिवेश की योजना थी, लेकिन टाटा ग्रुप के हाथों बेचे गए एयर इंडिया और नीलाचल इस्पात निगम को छोड़कर बाकी उद्योगों का विनिवेश शुरू तक नहीं हो पाया। सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए विनिवेश का लक्ष्य सिर्फ 47 करोड़ रुपए रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि खासकर केंद्र को 2021 की अपनी विनिवेश योजनाओं में नई जान फूंकनी चाहिए। इससे राजकोषीय गुंजाइश बनेगी। लिस्टेड कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार को अपना स्वामित्व उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए जो रणनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति करती हैं। अब रेल, राजमार्ग और विमानन जैसे क्षेत्रों में कुछ सुधारों की जरूरत है, जिसकी वकालत एक्सपर्ट्स लगातार कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की बौद्धिक संपदा को संरक्षित करना, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और स्वायत्त विमानन नियामक बनाना। मसलन रेलवे को लीजिए। राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाकर 45% करने का इरादा रखा गया है, जो अभी 25 से 28% है। जाहिर है कोई भी देश निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना इतना बड़ा सपना नहीं देख सकता, लेकिन भारत में रेलवे में निजी क्षेत्र का इनोवेशन पुरानी नीतियों के आगे लाचार है। वैगन, डिब्बे और लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष इंद्रजीत मुखर्जी कहते हैं, बौद्धिक संपदा में सुरक्षा की कमी वैश्विक और घरेलू कंपनियों को नए डिजाइनों और आधुनिक रेलवे संसाधनों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने से रोकती है। राजमार्ग क्षेत्र को ही ले लीजिए, जो मोदी सरकार की सफलता की कहानी है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो समय दूर नहीं जब नए राजमार्गों के निर्माण से ज्यादा ध्यान मौजूदा राजमार्गों के प्रबंधन पर देने की जरूरत पड़ेगी। भारत तकनीकी विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। जैसे जैसे दुनिया एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रही है, देश को डिजिटल लीडरशिप के अगले युग में आगे ले जाने के लिए सरकार को निर्णायक कदम उठाने होंगे। मजबूत एआई सिस्टम डेवलप करना प्राथमिकता होनी चाहिए। एआई की क्षमता का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण अनुकूलता से लेकर कृषि और ई गवर्नेंस तक के उद्योगों में फैला हुआ है। इसका अहम केंद्र है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू। ये जीपीयू एआई कंप्यूटेशन के पावर हाउस हैं। भारत में अभी भी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का शुरुआती दौर है। इस अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि देश की पहुंच अत्याधुनिक प्रोसेसिंग पावर तक हो। भारत को एआई कौशल की पहलकदमियों का उल्लेखनीय विस्तार करना होगा और एआई स्टार्टअप्स में फिर से निवेश बढ़ाना होगा। 2024 में भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने सिर्फ 16.6 करोड़ डॉलर जुटाए, जो 2022 के 51.8 करोड़ डॉलर से काफी कम है। इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी थोड़ी जगह देने की जरूरत है। डीप टेक के महत्व को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स का प्रस्ताव रखा। हालांकि उद्योग निकाय नेस्कॉम ने शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कहीं ज्यादा मजबूत फंड की सिफारिश की थी। केंद्रीय बजट 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और शिक्षा में एआई के इस्तेमाल की पहल की गई, लेकिन ये देश के उच्च शिक्षा माहौल में सही मायने में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने में नाकाम रहा। बजट की सबसे बड़ी खामी अनुसंधान और नवाचार के प्रति उसके आधे अधूरे नजरिए में है। महत्वाकांक्षी घोषणाएं भी फंडिंग में कटौती से कमजोर पड़ जाती हैं। शिक्षा के लिए एआई में 3 उत्कृष्ट केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, लेकिन विश्व स्तरीय संस्थान योजना के लिए फंडिंग में 74% की भारी कटौती ने उसे दबा दिया है। उसका आवंटन 1800 करोड़ रुपए से घटकर 475 करोड़ रुपए रह गया है। इससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी संस्थान बनाने का इरादा कमजोर होता दिखाई देता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बजट में अब बेहतर शिक्षकों पर ध्यान होना चाहिए। इस मामले में बजटीय समर्थन बहुत कम है। विश्व स्तरीय संस्थानों को वित्त पोषित करने, शोध को मजबूत करने और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में सुधार करने में बजट कम पड़ गया। अगले बजट में उनमें सुधार किए जाने की दरकार है। देश के श्रम बल में काफी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आखिरी गिनती तक उनकी संख्या 56.5 करोड़ है, जिनमें 55% मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक संगठित क्षेत्र में भारी वृद्धि देखी गई है।
ईपीएफओ में वित्त वर्ष 19 में 61 लाख के बदले वित्त वर्ष 24 में 1,31,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। फिर भी श्रम सुधार लंबे समय से लंबित है। 2019-20 की 4 नई श्रम संहिताएं औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, मजदूरी और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की सहूलियत से संबंधित हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं। गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों को भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की बात है, हालांकि सभी ट्रेड यूनियन तैयार नहीं हैं। अब केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रमुख अंशों को लागू करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अंतर्राज्यीय पैनल बना रहा है। भारत के निर्यात में वृद्धि सुस्त बनी हुई है। दिसंबर 2024 तक देश का कुल निर्यात $70.67 अरब था, जो पिछले साल के इसी महीने तक हुए निर्यात के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। विशेषज्ञों का कहना है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल सरी के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देने और साथ ही कपड़ा और चमड़ा सरी के श्रम सघन उद्योगों को सहारा देने की जरूरत है, ताकि नौकरियां पैदा होने की गति को बढ़ाया जा सके। निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए कर्ज के प्रवाह में सुधार लाना और उधार लेने की लागत को कम करना जरूरी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर जनरल अजय साहनी कहते हैं, भुगतान चक्र आमतौर पर 45 से 60 दिनों का हुआ करता था, जो अब 120 से 130 दिनों का हो गया है। क्षेत्र को ज्यादा और लंबी अवधि के कर्ज की दरकार है। ढुलाई की लागत घटाना भी जरूरी है। महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर कंटेनर बंद कार्गो की शिपिंग का टर्नआउट राउंड 22 घंटे है, जो सिंगापुर या हांगकांग के 8 से 10 घंटे से बहुत ज्यादा है, जिससे लागत बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूती के लिए प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों में तेजी जरूरी है, जिनमें एक ब्रिटेन के साथ प्रस्तावित है और दूसरे पर यूरोपीय संघ के साथ बातचीत चल रही है। आखिर में बात पर्यटन की करते हैं। इसमें सबसे अहम चिंता ये है कि भारत ने अभी तक अपनी पर्यटन रणनीति को कारगर नहीं बनाया है। डेलॉयट इंडिया के पार्टनर और कंज्यूमर इंडस्ट्री लीडर आनंद रामनाथन का कहना है कि केंद्रीय बजट में की गई 50 पर्यटन ठिकानों के विकास की घोषणा सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन उसे और आगे ले जाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ लक्ष्य टूरिस्ट पैकेज तैयार करना होना चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती की खातिर एक दिन के लिए जाने वाले लोगों के उलट सैलानी केवल एक ही जगह नहीं जाते। वो ज्यादातर कई दिनों की यात्रा का प्लान बनाते हैं, जिसमें आसपास की आकर्षक जगहें भी शामिल होती हैं। इसलिए पर्यटन में तेजी लाने के लिए समूचे क्षेत्र का और उससे जुड़े सभी पर्यटन स्थलों का विकास करने की जरूरत है। तो ये थे अर्थव्यवस्था के 10 बड़े क्षेत्र, जिनमें कई समस्याएं अभी भी वैसे ही खड़ी हैं और समाधानों की बाट जो रही हैं। ऐसे में सरकार को उन पर ध्यान देकर ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके अनुसार किस क्षेत्र में सरकार को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस कवर स्टोरी में इतना ही। ऐसे ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।